कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के इकोनॉमी प्लेलिस्ट में जाकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फटाफट से वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, उतना और अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे। तो शानदार सेशन है, शानदार लाजवाब सेशन होगा आज का। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया यानी भारत में कुल कितने सदस्य होते हैं। यानी भारत के मौद्रिक नीति समिति यानी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं। आपके ऑप्शन है 6, 8, 9, 12। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं। 6, 8, 9, 12। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 सदस्य होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 10,000 भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट था। इसे किस वर्ष में पेश किया गया था। प्रश्न क्या है कि 10,000 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट था। इसे किस वर्ष में पेश किया गया था। ऑप्शन है 1948, 1938, 1933 या फिर 1950। दोस्तों 10,000 का भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट था और इसे किस वर्ष पेश किया गया था। तो इसे पेश किया गया था 1938 में। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उच्च मूल्य बैंक नोट यानी विमुद्रीकरण अधिनियम दहाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स डिमोनेटाइजेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। प्रश्न क्या है कि उच्च मूल्य बैंक नोट यानी विमुद्रीकरण अधिनियम दहाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 2016, 1987, 1978 या फिर 2000। तो उच्च मूल्य बैंक नोट अधिनियम दहाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स एक्ट जिस वर्ष पारित किया गया था वो था 1978। तो 1978 कौन सा ऑप्शन पे, सी पे दिया हुआ है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शन है 1955, 1966, 1972 या फिर 1952। तो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, 1955 में किया गया था। तो ए ऑप्शन राइट है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1956, 1992, 1983 या फिर 1960। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति है जो गिरवी रखी जा सकती है। आपके ऑप्शन है शेयर, भूमि और भवन, स्टॉक, राष्ट्रीय बचत पत्र। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति है जिसे गिरवी रखा जा सकता है। आपके ऑप्शन है शेयर, दूसरा है भूमि और भवन, तीसरा है स्टॉक, चौथा है राष्ट्रीय बचत पत्र। निम्नलिखित में से जो संपत्ति गिरवी रखी जा सकती है दोस्तों वो है भूमि और भवन। तो आपके ऑप्शन कहाँ पे, बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है दिल्ली, मेघालय, त्रिपुरा, असम। कमेंट में करके बताइएगा कि भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीटिंग का आयोजन
कहाँ किया गया था, 21 वर्ष का पूछा जा रहा है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, मेघालय, त्रिपुरा, असम। तो दोस्तों भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीटिंग का आयोजन मेघालय में किया गया था। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि किस वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न, इसमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें से एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है जीएनपी प्लस मूलहास, जीएनपी माइनस, यानी जीएनपी में से अगर हम मूलहास को घटा दें, या फिर जीएनपी में हम निर्यात को जोड़ दें, या फिर जीएनपी से हम निर्यात को घटा दें। तो एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा, कमेंट में करके बताइए। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और अगर हम बात करें एनएनपी के बारे में, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा, जब हम जीएनपी में से मूलहास को घटाते हैं तो हमको एनएनपी प्राप्त हो जाता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह है जहाँ पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन है होशंगाबाद, नासिक और देवास, कलकत्ता और नोएडा, या फिर रायपुर। तो निम्नलिखित में से जिस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है वो है कलकत्ता और नोएडा। तो आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति नियंत्रण में के बारे में कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता। प्रश्न एक बार फिर से, मुद्रास्फीति नियंत्रण के कौन सा ऐसा कदम है जो रिजर्व बैंक के द्वारा तो उठाया जा सकता है लेकिन सरकार के द्वारा नहीं उठाया जा सकता। प्रश्न है, एक प्रगतिशील कर प्रणाली का पूरा स्थापन, यानी फिर से उसका स्थापना करना। दूसरा है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। तीसरा है क्रेडिट राशनिंग। और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र के मुनाफे में सुधार। फटाफट से आंसर कीजिए। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में जो कदम रिजर्व बैंक उठा सकती है लेकिन सरकार नहीं उठा सकती, वह है क्रेडिट राशनिंग। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग किस पर निर्भर करती है। प्रश्न क्या है, किन्स ने उपभोग मांग प्रस्तुत किया था। तो किन्स के द्वारा प्रतिपादित जो उपभोग मांग था वो किस पर निर्भर करती है। आय, जनसंख्या, रुचि, आदतें, प्रवृत्ति, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग जिस पर निर्भर करती है दोस्तों, वो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी इनमें से कोई भी एक से अधिक हो सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सीमांत मानों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। प्रश्न क्या है कि सीमांत मानों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुइस वर्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीमांत मानों की अवधारणा जो प्रतिपादित की गई थी वो की गई थी रॉबर्ट एस पार्क के द्वारा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट में करके बताइएगा कब से की गई थी। तो ये की गई थी 1964 में। चलिए आगे चलते हैं। सीमांत मानों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। और माफ़ कीजिएगा 1964 नहीं, ये 1864 होगा। 1864 से 1944 के बीच इन्होंने किया था, 1864 से 1944 के बीच में। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है। पहला क्या है, जूट प्रौद्योगिक सिस्टम।
दूसरा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, तीसरा राष्ट्रीय बागवानी मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा कौन सा कार्यक्रम नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्से में आता है जूट प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, लेकिन सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है। तो आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है कि पहली बार वकालत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। यानी आपको बताना है कि पूरा एक योजना है जिसको भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया था, और इसकी वकालत किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, श्री APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, चौथा है प्रोफेसर दिनशा मिस्त्री। तो दोस्तों पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है, पहली बार वकालत की थी श्री APJ अब्दुल कलाम ने। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार विकास व्यय में कौन सा विकल्प शामिल नहीं करती है। प्रश्न क्या है कि केंद्र सरकार जो विकास व्यय तैयार करती है उसमें कौन सा विकल्प शामिल नहीं करती है। आपके ऑप्शन है राज्यों का अनुदान, सामाजिक और सामुदायिक सेवा पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय और रक्षा व्यय। दोस्तों अगर विकास व्यय की बात करें तो रक्षा व्यय उससे अलग होता है। तो दोस्तों केंद्र सरकार विकास व्यय में कौन सा विकल्प शामिल नहीं करती, वो है रक्षा व्यय। तो केंद्र सरकार विकास व्यय में जो विकल्प शामिल नहीं करती वो है रक्षा व्यय। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूलहास को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन मूलहास को परिभाषित करता है। अग्नि दुर्घटना में संयंत्र का नष्ट होना, समय के साथ टूट फूट के कारण उपकरणों का नुकसान, श्रमिक समस्या के कारण संयंत्र का बंद होना, चौथा है तालाबंदी के कारण संयंत्र का बंद होना। तो निम्नलिखित में से कौन मूलहास को परिभाषित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो मूलहास को परिभाषित करता है। तो समय के साथ टूट फूट के कारण उपकरणों का नुकसान, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, फर्म की बैलेंस शीट में कौन सा विकल्प उल्लेखित नहीं है। फर्म की बैलेंस शीट में कौन सा विकल्प उल्लेखित नहीं है। आपके ऑप्शन है बैंक में रखी नकदी, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व, कुल जारी पूंजी, कच्चे माल के स्टॉक का मूल्य। तो फर्म की बैलेंस शीट में कौन सा विकल्प उल्लेखित नहीं है। तो फर्म की बैलेंस शीट में कौन सा विकल्प उल्लेखित नहीं है। तो ये है कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व। तो आपके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक में राज्य वित्त निगम निम्नलिखित में से किसे विशेष सहायता देता है। भारतीय स्टेट बैंक राज्य वित्त निगम निम्नलिखित में से किसे विशेष सहायता देता है। मध्यम लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग या फिर कृषि फर्म। देखिए दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक में राज्य वित्त निगम निम्नलिखित में किसी विशेष सहायता देता है। तो ये होगा आपका मध्यम एवं लघु उद्योग। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन क्या है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति RBI गवर्नर द्वारा की जाती है। RBI गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वित्त मंत्री समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। तो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सही हो जाएगा, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति RBI के गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में बीमा नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया था। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति थी जिसने भारत में बीमा नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया था। आपके ऑप्शन है डांडेकर समिति, मल्होत्रा समिति, रंगराजन समिति या फिर दंड समिति। तो क्या है दोस्तों, भारत में बीमा नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव जिस समिति ने दिया था उसका नाम था मल्होत्रा समिति। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी टू बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, WIPO निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है निवेश, बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर स्वदेशी लोग। पर आंसर दीजिए, WIPO निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो WIPO निम्नलिखित में से जिससे संबंधित है दोस्तों वो है मौद्रिक संपदा। आपके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
भारतीय बैंकों द्वारा भारतीय मुद्रा ऋण और क्रेडिट की गणना के लिए मूलभूत बेंचमार्क के रूप में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा लागू किया जाता है? प्रश्न क्या है कि भारतीय बैंकों द्वारा भारतीय मुद्रा ऋण और क्रेडिट की गणना के लिए मूलभूत बेंचमार्क के रूप में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा लागू किया जाता है? आपके ऑप्शन है बैंक की ब्याज दर, आधार के अनुसार ब्याज दर, MCLR की दर, रेपो दर के अनुसार ब्याज। तो भारतीय बैंकों द्वारा भारतीय मुद्रा ऋण और क्रेडिट की गणना के लिए मूलभूत बेंचमार्क के रूप में उल्लिखित गुणों में से जो लागू किया जाता है वो है MCLR। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बैंकिंग रणनीति के क्षेत्र में CD अनुपात को कैसे परिभाषित किया जाता है? बैंकिंग रणनीति के क्षेत्र में CD अनुपात को कैसे परिभाषित किया जाता है? आपका ऑप्शन है नगद जमा अनुपात, क्रेडिट डेबिट अनुपात, नगद ऋण अनुपात या फिर वर्तमान ऋण संचयी। तो दोस्तों, बैंकिंग रणनीति के क्षेत्र में CD अनुपात को जो परिभाषित किया जाता है वो किया जाता है नगद जमा अनुपात के रूप में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नीचे उल्लिखित में से ATAL इग्निबिटर्स का प्राथमिक लक्ष्य कहा जा सकता है? तो दोस्तों, नीचे उल्लिखित में से जिसे ATAL डिस्ट्रीब्यूटर प्राथमिक लक्ष्य कहा जा सकता है वो कौन सा है? उद्यमशीलता की भावना को विकसित करना और बढ़ावा देना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश में जनसंख्या विस्फोट की दर में अनियंत्रित वृद्धि किस ओर इशारा करती है? किसी देश में जनसंख्या विस्फोट की दर निम्नलिखित अभिवृद्धि किस ओर इशारा करती है? तो किसी देश में जनसंख्या विस्फोट की दर में अनियंत्रित वृद्धि किस ओर इशारा करती है? कि जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करते ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।